हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है शिव शक्ति एकेडमी पर। अभी तक चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर टू, यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट टू के सारे वीडियोस आप पे आ चुके हैं। ये अभी लेक्चर्स हैं, तो वन शॉट अभी बाद में आएंगे और मैराथन्स, रिविजन्स ये सब बाद में आएगा। अभी आपको क्या करना है, लेक्चर्स अटेंड करने हैं। आज मैं लेक्चर लेकर आया हूँ यूनिट नंबर 3 का। यूनिट नंबर 3 का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ बैंक ब्रांच। ठीक है, यानी कि बैंक ब्रांच जो होती है हमारी, वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड होती है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ होती हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। छोटा सा ये चैप्टर है बट हायर रिवॉर्डिंग ये चैप्टर है। कुछ ही लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं इसमें, वो मैं आपको बताता चलता हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है बैंक ब्रांच सेटअप। ठीक है, अब बैंक ब्रांच सेटअप होता क्या है, देखो। अब बैंक ब्रांच में अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, वो डिपार्टमेंट्स कहाँ कहाँ रहेंगे, किस किस ऑर्डर में, वो डिसाइड करता है ब्रांच सेटअप। अब ब्रांच सेटअप ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये दिखाता है कि बैंक ब्रांच कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, कितनी ज़्यादा अच्छी है, कितना अच्छा मेंटेन किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें बैंक ब्रांच का सेटअप दिखाता है। इससे क्या होता है, जो भी कस्टमर होंगे उनके अंदर ट्रस्ट बिल्डअप होगा बैंक को लेकर। ठीक है, अब इसके लिए बैंक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा। बैंक में 3 ऑफिसेज होते हैं। ठीक है, 3 ब्रांचेस होती हैं। 3 ऑफिसेज कैसे होते हैं, उन 3 ऑफिसेज का नाम है मिडिल ऑफिस, सबसे नीचे आता है फ्रंट ऑफिस, फिर उसके बाद आता है मिडिल ऑफिस और फिर आता है टॉप पर बैक ऑफिस। तो सबसे पहले मैं समझाऊँ आपको फ्रंट ऑफिस क्या होता है। वैसे हमें ये आगे पढ़ने हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि कौन कौन आता है फ्रंट ऑफिस में। तो फ्रंट ऑफिस में ये लोग आते हैं। सबसे पहले हेल्पर्स के बाद टेलर्स के बाद हेड टेलर्स और फिर सर्विस डेस्क। ये कहाँ पर आती है भाई? ये आती हैं हमारे फ्रंट ऑफिस में। ठीक है, फ्रंट ऑफिस के बाद आता है मिडिल ऑफिस। तो मिडिल ऑफिस कहाँ आता है, मतलब मिडिल ऑफिस में क्या क्या चीज आती है, तो कोऑर्डिनेटर और सेल डेस्क जो होती है वो मिडिल ऑफिस में आती है। क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट और ये चीजें देखती हैं। उसके बाद आता है बैक ऑफिस। बैक ऑफिस में बाकी सारे जो ट्रांजेक्शन है वो होते हैं। तो बैक ऑफिस में कौन कौन आता है? बैक ऑफिस में आता है रिलेशनशिप मैनेजर एंड बीएम, यानी कि ब्रांच मैनेजर। ठीक है, तो आपको क्या ये क्लियर है? 3 ब्रांचेस होती हैं, फ्रंट ऑफिस, मिडिल ऑफिस एंड बैक ऑफिस। फ्रंट ऑफिस में ये सब लोग आएंगे, मिडिल ऑफिस में ये आएंगे और बैक ऑफिस में ये आएंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये स्टाफ की कैटेगरी है। ठीक है, अब हम मैंने आपको ये क्यों समझाया, क्योंकि आपको इनके फंक्शंस पढ़ने हैं, कौन सी ब्रांच क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले वैरायटीज ऑफ सर्विस ऑफर्ड बाय बैंक्स, यानी कि जो बैंक है, यानी कि जो मैंने आपको इतने लोग समझाए, फ्रंट ऑफिस, मिडिल ऑफिस, तो ये इनकी हम सर्विसेज समझेंगे। तो सबसे पहले तो सर्विस समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो सर्विस आपको यहाँ पर दी रखी है, तो वो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। ये कौन करता है? फ्रंट ऑफिस करता है। ठीक है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, मैच्योरिटीज पब्लिक से बोरो करता है। ठीक है, इंटरेस्ट देता है, जो मतलब वो डिपॉजिट देते हैं ना सेविंग अकाउंट पे या एफडी आरटी जो भी कराते हैं, तो उन पे इंटरेस्ट देता है। ठीक है, अब आते हैं सर्विस नंबर 2। तो सर्विस नंबर 2 क्या है? गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन। लोन भी कौन देता है? लोन भी फ्रंट ऑफिस और मिडिल ऑफिस साथ में देते हैं। मतलब प्रोसीडिंग सारी मिडिल ऑफिस करता है और डिपॉजिट लैंड, मतलब जो देगा पैसे, वो कौन देगा? वो देगा हमारा फ्रंट ऑफिस। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के लोन्स देता है। मैच्योरिटीज पब्लिक को, यानी कि पब्लिक को लैंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद किस बेस पे लैंड करते हैं, तो वो आपने 11th में पढ़ा है। ठीक है, मेरे को कमेंट करके बताओ कि क्या होता है जिसके बेस पे लोन डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो वैसे वो दूं मैं आपको एक हिंट, तो क्रेडिट से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि क्या था वो। अब इसके आगे थर्ड सर्विस होती है कैश डिपॉजिट, जो विड्रॉल कैश डिपॉजिट और विड्रॉल्स।
आपका अकाउंट है, आप डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो। ये किसकी सर्विसेज हैं? ये सर्विसेज है फ्रंट ऑफिस की, ठीक है। उसके बाद एक्सचेंज अनइशुएबल करेंसी। अनइशुएबल करेंसी क्या करता है? पब्लिक से ले लेता है और उसको इशुएबल करेंसी दे देता है। जैसे जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो करेंसी एक्सचेंज में कौन सा सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व था? कौन सा ऑफिस? तो फ्रंट ऑफिस सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व था, ठीक है। चेक को एक्सेप्ट करता है, ड्राफ्ट को लेता है, सही बात है। उसके बाद ड्राफ्ट यानी चेक इशू करता है, ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ गारंटी देता है, ठीक है। उसके बाद सेफ्टी डिपॉजिट जो है वैल्यूबल्स के लिए वो अलॉट करता है। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट भी बेचता है। तो ये सब हमने किसके देखे? ये हमने देखे जो फ्रंट लाइन स्टाफ है, यानी कि फ्रंट ऑफिस के। अब जो है सबसे मेन चीज वो है रोल ऑफ बीएम, यानी कि रोल ऑफ ब्रांच मैनेजर। ब्रांच मैनेजर का क्या रोल होता है तो वो पढ़ेंगे। कम से कम 5 मार्क्स में आने की इसकी हाईली पॉसिबिलिटी है। इसको छोड़ना बिल्कुल भी एक अच्छा बात नहीं है, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ें, बिल्कुल अच्छे से। तो सबसे पहला रोल क्या है समझते हैं। जो हमारा ब्रांच मैनेजर होता है वो थोड़ा बड़ा आदमी होता है, ब्रांच की सारी जिम्मेदारियां उस पर होती है, ठीक है। तो सबसे पहला रोल क्या होता है उसका? जब कोई जिम्मेदार व्यक्ति होगा वो छोटे मोटे मामलों में नहीं पड़ता, वो किसमें? बड़े मैटर में पड़ता है। तो हमारा बीएम भी ऐसे ही है, लिखा हुआ है बीएम इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मैटर ऑफ फ्रंट ऑफिस, ठीक है। फ्रंट ऑफिस के, कस्टमर सर्विस के, इन मैटर्स में नहीं पड़ता, ठीक है। जब उन लोगों की कैपेसिटी से कहीं ऊपर वो चीज़ चली जाए तब वो किसके पास आती है? ब्रांच मैनेजर के पास। जब कोई केस ऐसा आ जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही होती है तो वो बीएम के पास रेफर हो जाता है, वरना बीएम ऐसे फ्रंट लाइन ऑफिस के मैटर में नहीं पड़ता। सेकेंड है रिप्रेजेंट द बैंक एज फार द कस्टमर कंसर्न, ही इज एंटायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ कंडक्शन ऑफ बैंक। बैंक की जिम्मेदारी किसके पास होती है? पूरे के मतलब जितनी भी उसकी फंक्शनिंग है सब किसके ऊपर होती है? बीएम, ब्रांच मैनेजर के ऊपर होती है। और जो हमारा ब्रांच मैनेजर है वो फुल्ली रिस्पॉन्सिबल है। अगर ब्रांच सही से काम नहीं कर रही है तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बीएम की, ठीक है। फिर हम कह सकते हैं बीएम इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ठीक है। तो धर्मेंद्र प्रधान इज जस्ट लाइक एन बीएम, ठीक है। तो आगे बढ़े, थर्ड आता है बीएम शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू इंश्योर द एम्बियंस इन द ब्रांच प्रमाइसेस। मतलब ब्रांच का कैसा एक इम्पैक्ट पड़ता है कस्टमर के दिमाग पे, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए भी बीएम ही रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि कोई भी मतलब जैसा जो ऑर्गेनाइज है पूरा का पूरा ब्रांच, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है बीएम के ऊपर, ठीक है। आगे बढ़े, मतलब एम्बियंस में सब चीज़ आता है, कैसे कैसे ऑर्गेनाइज है, कैसा हाइजीन है, कैसी क्लीनिनेस है, ठीक है, फैसिलिटीज़ कैसी हैं, वाटर सब चीज़ उसमें ही है, ठीक है। अब पढ़ते हैं अगला। अब भाई माना कि बीएम बहुत बड़ा आदमी है बट फिर भी बीएम के ऊपर भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो ऐसा अगर कभी केस आए जिसमें बीएम को भी सोचना पड़ जाए तो वो क्या करें? तो उसको अपने हेड से, अपने हेड, उसके भी हेड होंगे भाई, तो अपने हेड से तुरंत उसको सलाह देनी है। ज़्यादा हो तो केस उसको ही रेफर कर दो, ठीक है। नेक्स्ट, बीएम जो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना भी स्टाफ है पूरी ब्रांच में सबको टाइम टू टाइम अपडेट करके रखे, ठीक है। टाइम टू टाइम उनके साथ मीटिंग करे, ठीक है, इस जिससे क्या हो? बैंक परफॉर्मेंस सुधरे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर है ही शुड, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड। तो क्या होता है कभी कभार बैंक का कोई बहुत इंपॉर्टेंट कस्टमर आ जाता है। अब जैसे मैं हूँ, ठीक है, तो मैं बहुत बड़ा लेस से बिजनेसमैन हूँ, नहीं हूँ यार, छोटा सा आदमी हूँ। तो लेस से मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, तो जब मैं बैंक में जाऊँगा, मैं बैंक के लिए बहुत स्पेशल कस्टमर हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अकाउंट में अरबों खरबों रुपए पड़े हैं। अरे मजाक है, बस मजाक है, कुछ नहीं पड़ा भाई, खाली पड़ा है। तो क्या होगा? तो मैं क्या फ्रंट लाइन स्टाफ से कन्वर्सेशन करूंगा? नहीं, मुझे सीधे कहाँ जाना है? बीएम के ऑफिस में। स्पेशल मैटर्स को कौन हैंडल करता है? बीएम हैंडल करता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे
मास प्रोग्राम्स होते हैं और सोसाइटी प्रोग्राम्स होते हैं, वो कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी भी उसकी है। ठीक है, चलिएगा अब आते हैं सिक्योरिटी सेटअप ऑफ बैंक। तो सिक्योरिटी सेटअप ऑफ बैंक क्या है? सिक्योरिटी सेटअप है कि कुछ मतलब सेफ्टी सेफ्टी वो है, मतलब प्रिकॉशंस जो बैंक को रखने होते हैं। तो पहले ब्रांच का है, फिर एटीएम्स का है, फिर आरबीआई क्या कहता है, वो चीजें हैं। तो ये थोड़ा क्या है, हर कोई आपको सेम सेम लगेगा, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग और ये सब में था ना, तो थोड़ा थोड़ा सेम सेम सही है हर जगह। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं सिक्योरिटी सेटअप एट ब्रांच। ब्रांच में कैसा सेटअप है? तो ब्रांच का क्या सीन है, देखो सबसे पहले जो है जो अच्छा, बैंक ब्रांच में भी ना अलग अलग टाइप्स होती है। कोई ब्रांच जो होती है वो होती है करेंसी चेस्ट। करेंसी चेस्ट मतलब उसमें करेंसी जो आरबीआई करेंसी डिस्ट्रीब्यूट करती है ना, वो कहाँ आती है? वो उन बैंक्स में आती है। दूसरा, एक क्लियरिंग हाउस भी होते हैं। ठीक है, क्लियरिंग हाउस, एनईएफटी सेंटर्स होते हैं। तो ये सिटी टू सिटी रहता है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो ये सब मैंने आपको बता दिया। अब अब प्रिकॉशन क्या है? सबसे पहला प्रिकॉशन ये है कि आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो आपका ब्रांच है उसका लोकेशन देखना है, एरिया ऑफ लोकेशन देखना है कि आसपास कैसा एरिया है, क्या माहौल है, कैसा रहता है, कितने सेफ्टी गार्ड्स की ज़रूरत है, ये वो। ठीक है। सेकंड, लेआउट ऑफ ब्रांच। सेकंड प्रिकॉशन क्या है? लेआउट ऑफ ब्रांच। तो लेआउट ऑफ ब्रांच क्या होना चाहिए? सबसे पहले मैंने देखो सबसे लास्ट से स्टार्ट किया हुआ है। सबसे लास्ट में होना चाहिए मैनेजर कैबिन, उसके पास होना चाहिए कैश वॉल्ट। सबसे जो एंट्री वाला पॉइंट होता है, तो एंट्री वाले पॉइंट पे क्या होना चाहिए? कैशियर का कैबिन। ठीक है, इनको काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन करा जाना चाहिए। ये है लेआउट ऑफ ब्रांच। ठीक है, उसके बाद थर्ड पढ़ते हैं। थर्ड प्रिकॉशन क्या है? तो कम्युनिकेशन सिस्टम आर वेरी इंपॉर्टेंट विद पुलिस स्टेशन एंड फंक्शनैलिटीज। मतलब कैसे बता, आपको ये समझना होगा, जो बैंक ब्रांच होती है ना, उसका एक कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए पुलिस के साथ, और जैसे एसोसिएट्स यानी कि जैसे फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट होता है वो सब। ठीक है, तो उसके साथ क्या होना चाहिए? कनेक्शन होना चाहिए। उसके बाद जो मेन एंट्रेंस गेट है वो क्या होना चाहिए? शटर गेट से ढका हुआ होना चाहिए। उसके बाद जो आपको पता होगा चैन तो जो शटर गेट्स हैं वो ज़्यादा खुले नहीं होने चाहिए, वो इतने खुले होना चाहिए कि एक टाइम पे एक 8 इंचेस खुला हुआ होना चाहिए, जो एक आदमी उसमें निकल जाए, और उसको ना शटर्स को उससे बांधा होना चाहिए, चैन से 8 इंच की चैन से बांधा होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, ये करते क्या है वैसे आपको जनरली बताऊं तो, अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, अगर कोई कैश लेके भागे तो एकदम निकल नहीं पाएगा, उसको टाइम लगेगा। ठीक है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग रूम और सेफ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रूम या फिर जिसको हम सेफ कहते हैं, वो पब्लिक के व्यू से आउट होनी चाहिए। कई बैंकों में ऐसा होता है वो कैशियर्स के कैबिन के, मतलब जो मिडिल ऑफिस होता है ना, उसके पीछे होती है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे प्रिकॉशंस। ठीक है, कुछ ऐसे ही लेआउट के थोड़े से और प्रिकॉशंस हो रहे हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग रूम जो होना चाहिए उसके सारे डोर्स बंद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो कस्टडी कीज़ होती हैं वो क्या होनी चाहिए? डुप्लीकेट कीज़ उनकी अलाउड नहीं होनी चाहिए। हर 6 महीने में कस्टडी की बदलती हैं, और बदलती है ना, तो सिर्फ 2 ही की होती हैं उसकी, एक जाता है उसके पास जो बेनिफिशियरी होता है और एक रहता है बैंक के पास। तीसरी की का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एंट्रेंस और एग्जिट गेट जो होने चाहिए वो कैशियर कैबिन से सबसे दूर होने चाहिए, जहाँ पे कैश रखा जाता है ना उससे सबसे दूर होने चाहिए। उसके बाद इमरजेंसी लाइट होनी चाहिए। उसके बाद विंडोज़ और वेंटिलेशन गेट्स पे क्या होना चाहिए? प्रॉपर सीलिंग होनी चाहिए ग्रिल्स की। ठीक है, गार्ड्स होने चाहिए। लोकेशन के हिसाब से डिसाइड होता है गार्ड कि अगर थोड़ा सा गंदा एरिया इन द सेंस, अगर थोड़ा रिस्की एरिया है तो वहाँ पे होने चाहिए।
आर्म्ड गार्ड, और जहाँ पे रिस्क नहीं है वहाँ पे अनआर्म्ड गार्ड भी चलते हैं। ठीक है, सारे मॉडर्न सिक्योरिटी को इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जैसे नाइट लाइट्स कैशियर कैबिन्स में होनी चाहिए। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग रूम अलार्म सिस्टम, ठीक है, ये सब होना चाहिए। हॉटलाइन कनेक्शन होना चाहिए, तो पुलिस स्टेशन, पुलिस कंट्रोल रूम या फायर ब्रिगेड और ऑटो डीलर के पास। ठीक है, उसके बाद अगला है कि जो एग्जॉस्ट फैन है, जो एयर कंडक्शन डक्ट है, जो स्काईलाइट है, जो विंडोज है, उनमें क्या होना चाहिए, आरसीसी वर्क या फिर स्टील प्लेटलेट्स या फिर स्टील ग्रिड्स होनी चाहिए। गन्स और एमिनेशन जो है वो मेटल गन कैबिनेट में रखनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े तो गन कैबिनेट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर नहीं होना चाहिए, मतलब उसको ऐसे बिल्कुल प्राइवेट करके रखते हैं। ठीक है, गन कैबिनेट को। आगे यहाँ पे आपका ब्रांच सिक्योरिटी सेटअप, मतलब लगभग हमारा आधा चैप्टर हो गया है। इसके बाद बस फ्रंट ऑफिस बैक ऑफिस बचा है और आरबीआई के गाइडलाइंस बचे हैं, तो एटीएम्स के भी गाइडलाइन बचे हैं। तो एक पार्ट आई थिंक सो आएगा, वरना अदरवाइज 2 पार्ट आ जाएंगे अगर हम क्वेश्चन भी करते हैं साथ में। तो आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है फॉर अपकमिंग वीडियोस, और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना है, तो आपको हम दिखते रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कभी और किसी और दिन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।